हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। अब फील होने लग गई होगी इस चैप्टर की हीट आप लोगों को, बिकॉज जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने जो टॉपिक शुरू कर दिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, न्यूमेरिकल अप्रोच अब काफ़ी ज़्यादा आने लग जाएगी आपकी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी आज भी जो हम टॉपिक करने वाले हैं कंप्लीटली न्यूमेरिकल अप्रोच आएगी इसके अंदर। ठीक है ना। सो यू विल फील द हीट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो आप लोगों को क्या है, सही डायरेक्शन में ले जाना है उसको, और बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। चीज़ों को याद रखो, फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस खूब सारी करो, सिली मिस्टेक जितनी करनी है अभी कर लो। जैसे मैं बताया था पहले भी, सिली मिस्टेक्स जो भी करनी है अभी कर लो, एग्जाम में जाके मत करना। दैट इज द ओनली फंडा फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑलराइट, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, पता है नहीं पता है? ठीक है, पहले खुद से सोच लो आप लोग कि आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता है कि नहीं पता है। ठीक है, सोच लिया हो तो अब मैं बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे तुम्हारे गिवन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो होगा, देखो तुम टेम्परेचर दोगे लिक्विड को, हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, एक ऐसा टेम्परेचर अचीव हो जाए जिस टेम्परेचर पे तो जो गिवन लिक्विड से जो वेपर्स बनी है और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, एंड जो वेपर प्रेशर अचीव हो रहा है दैट शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट वेपर प्रेशर जनरेट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। सो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, हम लोग लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो सर ये कौन सी डेफिनेशन बता दी? हमें तो अभी तक तो यही पता था, बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी को रखा गैस पे, गुड़ 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 होने लग जाता है टेम्परेचर, वही हमारा मतलब पानी ऐसे गुड़ 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 होने लग जाता है, वही हमारा का टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा तू 11वीं में है या 12वीं में है, ठीक है ना, तू दूसरी क्लास का बच्चा नहीं है जो ऐसे गुड़ 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 वाली डेफिनेशन देगा। ठीक है ना, तुझे क्या बताना? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलराइट, दैट टेम्परेचर विल बी योर boiling point। is known as boiling point of liquid। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, एट प्रेशर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कंडीशन है 1 एटमॉस्फेयर हो, जो हम लोग एट सी लेवल मानते हैं, क्या मानते हैं? एट सी लेवल। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नाम से जानते हैं। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते हम लोग, क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अदर देन दैट, बिकॉज हर कोई सी पे तो रह नहीं ना, सी के लेवल के ऊपर तो रह नहीं रहे हम लोग। कोई भाई हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में रहते हैं, कोई लो एल्टीट्यूड रीजन्स में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। सो सब क्या बेसिकली सी लेवल पे तो है नहीं हम लोग हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो हम लोग वहां पे जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जैक्टली ना हो, नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, तो भी हम लोग देखो, अभी मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं सी लेवल पे तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं एट सर्टेन एल्टीट्यूड हूँ फ्रॉम दी सी लेवल। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि मैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है या कोई एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, कोई वैल्यू है, तो मैं वो वर्ड कैसे यूज कर रहा हूँ? मैं वहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज नहीं कर सकता। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज तो कब करेगा? जब तू सी लेवल पे है।
जब प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हो, तो जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग वो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जनरली बॉइलिंग पॉइंट ही यूज होता है, तो आपको ये चीज पता ही नहीं है, कभी डिफरेंस पता ही नहीं है इसमें क्या होता है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में अब आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या, सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हैं। ये क्या है, एनी अदर प्लेस, कोई दिक्कत? ऑलराइट, ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट का फंडा। अब जैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमने टर्म पढ़ा और एक टर्म पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं वाटर के लिए, फॉर वाटर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना पानी का, वो क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ये कौन से प्रेशर पे होता है हमें पता है ना, अभी हमने देखा था किस प्रेशर पे होता है, मैंने प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 760 mmHg। डिफरेंट यूनिट में बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। और क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, वी कैन से अगर सपोज इन बार में बोलना है तो 1.013 बार। इस प्रेशर पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमने बॉइलिंग पॉइंट हमको समझा। अब बेटा एक चीज समझ, अब हमारी मेन कहानी पे आते हैं। मेन कहानी हमारी क्या है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मतलब तूने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में तेरे पास में लिक्विड है, ये लिक्विड जो है हमारा ये क्या है, सॉल्वेंट है, एंड दिस सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा हम लोग लेते हैं कि सॉल्वेंट जनरली हम कैसा लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं। एंड जो सॉल्यूट मैंने ऐड किया है वो है नॉन वोलेटाइल। ये कंडीशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अभी नॉन वोलेटाइल लिया है हमने सॉल्यूट। हमने इसमें ऐड किया सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया हम लोगों का। याद करो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें हमने यही चीज देखी थी और उसमें हमने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो वेपर प्रेशर वाज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, अब एक चीज समझ, तेरा एक लिक्विड है, वो लिक्विड को तू टेम्परेचर देना शुरू कर रहा है, कुछ हीट देना शुरू कर रहा है, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तू उसे हीट देगा, धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब अचीव हो जाएगा, तब तक जो टेम्परेचर अचीव हुआ है लिक्विड का वो तेरा बॉइलिंग पॉइंट है। अब मान एक चीज को कि तूने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया इस सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या हुआ, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर मान लो पहले कुछ वैल्यू थी, अब वैल्यू वो डिक्रीज हो गई है उस वैल्यू, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो चेंज नहीं हुई। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक तुझे पहुंचना है। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया, पहले तेरा कुछ वेपर प्रेशर मान ले V1 था, उससे तुझे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पहुंचना होता था, 1 atm तक तू पहुंचता था यहां से। लेकिन बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया, मान ले V2, डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, मैंने मान लो। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर तक तो पहुंचना है अभी भी बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए, तुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। तो जो टेम्परेचर ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज तुझे ज्यादा हीट देनी पड़ रही है टू अचीव दैट 1 atm प्रेशर, बिकॉज बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट तेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। उस डिक्रीज वेपर प्रेशर से 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा, बढ़ गया। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। पॉइंट समझ में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्चुअली हमने ये समझ लिया कि भाई हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं दैट एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में बाय एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उस नए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है पहले वाले सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सो हमें ये तो पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा नए सॉल्यूशन का। अब हमें ये पता करना है कि वो इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा, हमारी बात समझ में। फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट
वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट का हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग जो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये ग्राफ जब प्लॉट किया जाता है तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये वाली जो लाइन आती है, दिस लाइन इज फॉर सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर मैं इस सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँ और वो मेरा सॉल्यूशन 1 बन रहा है, तो सॉल्यूशन 1 जो बन रहा है उसके लिए अगर ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से आ रहा है, दिस इज योर सॉल्यूशन 1, एंड एक और ग्राफ अगर मान लो मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से जो आ रहा है बाय एडिंग सम मोर अमाउंट ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा मान लो सॉल्यूशन 2। सो इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करें एंड यहाँ पे सपोजिंग हम लोग इस तरीके से डिनोट कर दें चीजों को कि सपोजिंग दिस इज पी नॉट। यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने पी नॉट बोला है बिकॉज ये सॉल्वेंट का बेसिकली क्या है, वेपर प्रेशर है। देन सिमिलरली सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर को मान लो मैंने P1 से डिनोट किया एंड सॉल्यूशन 2 के वेपर प्रेशर को मैंने मान लो P2 से डिनोट किया। दिस इज योर T नॉट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट। अरे बात समझे। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 मान लो मैंने यहाँ पे T1 ले लिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2 इधर से T2 आ जा रहा है। इस तरीके से हम लोग ने सपोजिंग ग्राफ बनाया है। नाउ इन दिस ग्राफ, अब बोलोगे ग्राफ कैसे आया, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा से इस तरीके से प्लॉट किया गया है और ये हम लोग फॉर रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राफ से हमें कुछ चीजें जानने को मिलती है। यहाँ पे मैंने इस ग्राफ के अंदर सपोजिंग लेबलिंग कर दूं मैं इधर, दिस इज पॉइंट ए, सपोज दिस इज योर पॉइंट बी, सी, डी एंड ई। मान लो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे और ये जो लाइंस है, ये जो कर्व है, इसे कर्व ना मान के फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्ट्रेट लाइंस। हम लोग अगर ध्यान से देखें, हमें एक ट्राइंगल दिखेगा, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। We can see one triangle ABC here, and similarly we can see one triangle AE and D. इसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन अगर मान ले, ठीक है, तो एक और हमें ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है। Now if I see that triangle A, B and C, similarly triangle A, D and E, triangle ABC and triangle ADE, if we see are similar triangles. इन्हें क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? similar triangles कहते हैं। And applying one property of similar triangles, I can say that, हम लोग यहाँ से ये चीज कह सकते हैं that AC divided by, sorry, AE divided by AC, this side divided by this side, ये जो रेशियो होगा that will be equals to AD divided by AB. These ratios will be similar according to one property of similar triangles. अब अगर मैं AE लिखूं, what is AE here? It is T2 minus T naught. ये AE का जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा? T2 minus T naught के इक्वल होगा। देख लो यहाँ पे T2 minus T naught, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ T2 minus T naught. What will be AC? AC क्या होगा? देखो T1 minus T naught, T1 minus T naught will be equals to, what is AD? AD ये जो लेंथ है, this is equals to, देखो ध्यान से, P naught minus P2। मैं P naught minus P2 बोलोगे सर यहाँ पे पहले T2 लिया, यहाँ पे T naught लिया, इधर पहले P naught ले लो, बिकॉज P naught बड़ा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, इसलिए तो इनिशियल कंडीशन जो हमारी है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, तो P naught माइनस
P2, मैं बड़े में से छोटा माइनस किया, P नॉट माइनस P2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज हियर AB। AB क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P1। यस और नो, इसमें कोई दिक्कत, ये मैथमेटिकली हम लोग ने कर लिया। अब आगे अगर हम लोग देखें T2 माइनस T नॉट एक तरीके से क्या हो गया, T नॉट वॉज इनिशियली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट, T2 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन नंबर 2। तो T2 माइनस T नॉट क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट डिफरेंस, और यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P2, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो हुआ है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन 2 एंड दिस इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन 1। मुझे इधर से इस एक्सप्रेशन से देख के मैं ये कह सकता हूं दैट डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू डेल्टा पी। अब ध्यान से देख लो, चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर, दिस आई कैन से। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक अब ये वाला हमारा एक इक्वेशन मान लो बन आ गया। अनदर थिंग व्हाट वी नो इज, अगर आपको याद हो तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, हम लोग ये देख चुके हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू N2 बाय N1। यस और नो, ये चीज हमें पता है। व्हाट इज दिस P नॉट माइनस PS, एक तरीके से P नॉट माइनस PS क्या हो गया भाई, डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर। मैं लिख सकता हूं डेल्टा P by P naught will be equals to N2 by N1। N2 by N1 भी नहीं लिख के मैं इसे और अगर सही से लिखूंगा, I can write is W2 upon M2 और यहाँ पे आ जाएगा W1 और ऊपर आ जाएगा M1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। This I can say that delta P from here will be equals to delta P will be equals to W2 upon M2 into W1, ऊपर M1 आ जाएगा और साथ में P नॉट भी आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन, अब हमें एक चीज समझनी होगी, यहां से मैं ये कह सकता हूं दैट डेल्टा T जो होगा, अच्छा इधर भी अगर एक और चीज मैं कर दूं कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 करने का फायदा क्या है, वापस से देखो वही चीज, W2 अपॉन M2 और W1 और यहाँ पे 1000 को साथ में लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी का टर्म लिख सकते हैं। आई कैन से दैट डेल्टा P इज इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू M1 इनटू P नॉट डिवाइडेड बाय 1000। यस और नो, यहां से मुझे ये चीज पता चलती है, अगर मैं इसे डेल्टा, और डेल्टा पी मुझे पता है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। सो आई कैन से दैट डेल्टा टी will is directly proportional to delta P which is directly proportional to, अब डेल्टा P किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे M1 जो है वो सॉल्वेंट का क्या है, एक तरीके से मॉलिक्यूलर वेट, P नॉट क्या है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और 1000 क्या है कांस्टेंट है। तो ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लिया मान लो कोई भी, उसके लिए तो ये फिक्स ही रहेंगे ना, सॉल्वेंट चेंज करोगे तो मे बी दिस विल चेंज, दिस विल चेंज, बट एक फिक्स सॉल्वेंट के लिए ये सब टर्म तो कांस्टेंट रहेंगे। तो फॉर दैट फिक्स सॉल्वेंट डेल्टा पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। Means I can say that delta P is directly proportional to molality for a given solvent। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में, for a given solvent। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत। फाइनली मैं मेरा जो रिजल्ट है यहाँ पे आपको निकाल के दे रहा हूं दैट now I can say that delta T, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं, मुझे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M लिख सकता हूं, मोलालिटी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको मैंने नाम दे दिया है Kb। क्या नाम दे दिया इस कांस्टेंट को मैंने, Kb इनटू मोलालिटी। आ रही बात समझ में। अब ये Kb क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम ऐसा कहा जाता है, दिस इज बेसिकली मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है ये, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है, और इसका एक और नाम है
इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका नाम है। एक चीज आप लोग समझ जाना है यहाँ पे, दैट दिस कांस्टेंट इज प्योरली सॉल्वेंट डिपेंडेंट। क्यों? देखो, डेल्टा टी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसके अलावा क्या क्या चीजें थी, वो चीजें थी जो हमने हटाई, जो कांस्टेंट करी। कौन सी चीजों को कांस्टेंट करके मैंने प्रोपोर्शनलिटी से हटा दिया है? जो सारी की सारी चीजें सॉल्वेंट डिपेंडेंट थी। देखो, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, तो सभी की सभी सॉल्वेंट डिपेंडेंट चीजों को मैंने हटाया था यहाँ पे। इसलिए जो फाइनली वापस से जो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी हटा के, वो कांस्टेंट भी बहुत सॉल्वेंट डिपेंडेंट ही होगा। सो दिस केबी इज अ सॉल्वेंट डिपेंडेंट कांस्टेंट, इट इज नोन एज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग ऊपर मेंशन कर देते हैं साथ ही साथ दैट सॉल्वेंट डिपेंडेंट। कोई दिक्कत इसके अंदर? सो अभी जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट केवी, ठीक है, एक चीज पढ़ी, तो वो कहां पे आ रहा था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केवी इंटू एम, ये हमने पढ़ा। अभी एक चीज समझो कि जो केवी है, ये केवी मैंने जैसे आपको बताया सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। केवी का एक हमारे पास में और इक्वेशन होता है जिसे आपके डायरेक्टली याद रखना है, दैट इट इज आर इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 into LV। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे वो मैं लिख देता हूँ। R जो है वो हमारा, देखो KB जो है हमारा, सबसे पहले अगर लिख लें तो KB इज नथिंग बट मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसे। R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। P इक्वल्स टू NRT में जो R आता है ना, ये वही है गैस कांस्टेंट। TB जो होता है, ये TB क्या है, दिस इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। एंड LV हियर इज बेसिकली योर लेटेंट हीट ऑफ vaporization for your solvent। ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर हो गई चीज? ये सब हमें टर्म्स मैंने आपको बता दिए इस फॉर्मूला में जो आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो कि भाई हम लोग ने ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, इसे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो व्हाट आई गेट इज, देखो KB इज इक्वल्स टू R इंटू TB रखता हूं मैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय TB स्क्वायर लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। दिस विल बी इक्वल्स टू R इंटू, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो TB डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय TB। ये जो ऊपर वाला एक TB था ना जो मैंने हटाया, वो नीचे ले आया मैं बॉइलिंग पॉइंट को, और साथ में यहाँ पे ऊपर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज KB। अगर हम इधर ध्यान से देखें, व्हाट कैन वी से, व्हाट कैन वी कंक्लूड इज, KB एक तरीके से किस चीजों पे डिपेंड करता है, लेट अस सी। देखो R एक गैस कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उस पे KB कैसे डिपेंड करेगा, कुछ नहीं करेगा। 1000 अपना ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये एक नंबर है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फॉर अ गिवन सॉल्वेंट कांस्टेंट ही रहने वाला है। हम एक फिक्स सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। एक फिक्स सॉल्वेंट के लिए भी KB किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो KB R पे डिपेंड नहीं कर सकता बिकॉज़ वो कांस्टेंट ही है। कोई भी सॉल्वेंट ले लो, उसके बाद में कोई भी कंडीशंस भी चेंज कर दो, 1000 भी वही रहने वाला है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वो चेंज नहीं होता है, वो भी वही रहने वाला है। नाउ व्हाट इज दिस, तुम बोलोगे सर एक तो ये बाकी रह गया और एक ये बाकी रह गया, ये चीज कांस्टेंट है कि नहीं है सर, हमको तो नहीं मालूम। कैसे पता चलेगा? तुम्हें मालूम है, या तो डेल्टा HV बाय TB, ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली यू हैव सीन ट्रॉटन्स रूल, अगर आपको याद हो तो।
ट्रॉटन्स रूल अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में नहीं पढ़ा है अभी तो उसके अंदर ये आएगा, ठीक है। तो ट्रॉटन्स रूल क्या कहता है बेसिकली, दैट चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाय टी बी। ये होती है चेंज इन एंट्रोपी विच इज फिक्स्ड फॉर दिस गिवन कंडीशन। तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट ही है। दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट। ये ट्रॉटन्स रूल, ट्रॉटन्स लॉ एक तरीके से कह सकता हूं मैं, उसमें ये स्टेटेड है दैट दिस इज कांस्टेंट। अब ये भी कांस्टेंट हो गया अपना, तो एक तरीके से के बी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड किया, के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली टी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। तुम बोलोगे सर वो भी तो फिक्स्ड है, लेकिन जैसे मैंने बताया था डिफरेंट जगहों पे अदर देन सी लेवल वो चेंज हो सकता है, तो सिर्फ उसी चीज पे के भी चेंज हो सकता है। फॉर अ गिवन एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन एल्टीट्यूड चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग के भी चेंज हो सकता है। अदरवाइज के भी फिक्स ही रहने वाला है फॉर गिवन सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का डेटा मेंशन कर दे रहा हूँ। पहले आप लोग नोट्स में क्या कॉपी करोगे, ये चीज कॉपी करोगे, उसके बाद में ये चीज कॉपी करोगे, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, एंड देन राइट डाउन दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको केबी की वैल्यूज, आई एम गिविंग यू वैल्यूज ऑफ केबी एट फिक्स्ड सम वैल्यूज ऑफ टीबी फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। सभी की सभी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली वाटर के लिए ये वैल्यूज याद रखना अनिवार्य है, आपको बिल्कुल जरूरी है वो याद रखना है। क्या वैल्यूज है मैं आपको लिखवा देता हूँ। वैल्यूज आर लाइक दिस, वाटर के लिए सॉल्वेंट वाटर अगर है तो केबी की वैल्यू आपको 0.52 लेनी है, ये याद रख लेना है, कोई बताएगा नहीं क्वेश्चन में आपको। दिस इज 0.52 एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है हम लोग क्या ले रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू ले रहे हैं। अगर एल्टीट्यूड चेंज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा डिफरेंस आया तो केबी की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट इफ नॉट मेंशन्ड वी विल कंसीडर इट 0.52 ओनली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एसीटोन, एसीटोन के लिए जो वैल्यू है दिस इज 1.72 एट बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस देते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके लिए केबी की वैल्यू 5 होती है एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 76.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग बात करेगा बेंजीन की, इसके लिए वैल्यू होती है 2.52 एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इतना याद रखोगे, इसमें कंपलसरी ये याद रखना है वाटर वाला, दिस यू हैव टू रिमेंबर कंपलसरी। सो H2O के लिए Kb की वैल्यू क्या है 0.52 एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये जो है इसके हम लोग ने डिफरेंट फॉर्म से देखे। ये हमारा एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल अप्रोच के अंदर, लेकिन हमारे कंप्लीट आज के वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका हमें मेन जो फॉर्मूला मिला वो क्या है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, इसे याद रख लेना, रट लेना, नींद में भी कोई उठा के पूछे तो भी आना चाहिए। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, उसे डेल्टा टी बी लिख लेना, ठीक है, दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या है वो, दैट इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। रट लेना, इस फॉर्मूला को याद होना चाहिए। यहाँ पे के बी क्या है, एक तो वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हो, क्वेश्चन में वैल्यू ना दी हुई और अंदर हमें ऐसा सॉल्वेंट दिया हो जिसके बारे में हमें नहीं पता, इनमें से कुछ और दे दिया हो और ये सारी कंडीशन दी हो, तो के बी आप पहले निकालोगे, वो के बी को यहाँ पे रखोगे, फिर डेल्टा टी बी निकालोगे। वन लास्ट थिंग, यहाँ पे जो डेल्टा टीबी मैंने लिखा है, दिस इज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा टीबी टेम्परेचर के टर्म्स में बात करूं तो इट इज सॉल्यूशंस बॉइलिंग पॉइंट माइनस, दिस इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी याद रख लेना, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है ना, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है। बिकॉज कई बार क्या है, हमें डेल्टा टीबी निकालने के लिए नहीं बोलेगा, हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा। इस फॉर्मूला से तुम्हें क्या मिला, डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मिला, यू नीड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये चीज भी लगानी पड़ेगी और फिर तुम्हें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा।
न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे ना ये चीज और डिटेल में क्लियर हो जाएगी, बट फॉर नाउ वी हैव conceptually as well as mathematically as well as experimentally seen everything regarding elevation in boiling point. समझ में आ गई चीजें? ऑलराइट, सो वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. वी विल प्रैक्टिस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. ये हमारा अगले लेक्चर का क्या हो जाएगा, मेन कंटेंट हो जाएगा. ऑलराइट, सो आज मैंने जो भी पढ़ाया प्लीज चीजों को बहुत ध्यान से बार बार 2-3 बार देख लेना भले ही वीडियो को, लेकिन सही से समझना, नोट्स अच्छे से बनाना, ताकि अगली क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा ना आप लोग को तुरंत समझ में आएगा. थैंक यू.